हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अर्नो स्टडी हब में। आज हम लोग बात करेंगे साइंस के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में, जिसमें हम आज का हमारा चैप्टर होगा जैव उर्वरक, जो कि घटना चक्र में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस कलेक्शन हम आपके लिए लेकर आते हैं। ये सारे क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं तो उसमें क्वेश्चन ये सारे पूछे जाएंगे, तो इसलिए हम आपको वही सारे घटना चक्र के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन्हीं का हम आपको रिवीजन कराते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जैव उर्वरक। तो पहले तो हम जानते हैं कि जैव उर्वरक होता क्या है। जैव उर्वरक, जिसको हम बोलते हैं बायो फर्टिलाइजर, ये सूक्ष्म जीवाणुओं या जीवों से युक्त खाद होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जैव उर्वरक। इस खाद में जो मौजूद लाभकारी सूक्ष्म जीवाणु वायुमंडल में पहले से जो विद्यमान नाइट्रोजन होता है वो फसलों को उपलब्ध कराते हैं। जैसे कि जो हमारी दलहनी फसलें होती हैं उनमें जो है उनकी जड़ों में क्या होता है, राइजोबियम पाया जाता है, जो क्या काम करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, मतलब नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। तो ये हमारे लिए क्या है, लाभकारी बैक्टीरिया होते हैं। और ये जो है मिट्टी में जो मौजूद अघुलनशील फास्फोरस होता है उसको जल में घुलनशील बनाकर और पौधों को उपलब्ध कराते हैं। तो इससे क्या होता है, जो जैविक खाद के प्रयोग से नाइट्रोजन की मात्रा भूमि में बढ़ जाती है। इससे जो है भूमि की उर्वरा शक्ति या उसकी उपजता कितनी 10 से 20% तक बढ़ जाती है। जैसे कि फास्फोबैक्टीरिया तथा माइकोराइजा जो होते हैं, ऐसे उर्वरक के प्रयोग से खेत में फास्फोरस की उपलब्धता में 20 से 30% की बढ़ोतरी होती है। कौन से बैक्टीरिया, फास्फोबैक्टीरिया तथा माइकोराइजा, इनके प्रयोग से फास्फोरस की उपलब्धता मिट्टी में बढ़ जाती है। जैविक खाद जो होते हैं उनके उपयोग से ये क्या होते हैं, ये इको फ्रेंडली होते हैं, मतलब इनके प्रयोग से जो है कोई भी पर्यावरण को नुकसान नहीं होता है। इससे जो है फसलों को कोई रोग भी नहीं लगता है। और ये हम जब उन फसलों से जो हम अनाज मिलता है उनको जब हम खाते हैं तो हमें भी कोई नुकसान नहीं होता है। और जैसे कि हम जानते हैं कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं। जैसे कि राइजोबियम हो गया, एजेटोबैक्टर हो गया, एस्पेरिलम हो गया, एसेटोबैक्टर हो गया, नील हरी शैवाल जिसको बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, तथा एजोला। कुछ जो होते हैं जो फास्फोरस को घुलाने का काम करते हैं, जैसे कि बैसिलस हो गया, स्यूडोमोनास हो गया, एस्परजिलस हो गया, ये सारे क्या करते हैं, ये फास्फोरस को मिट्टी में घुलनशील बनाते हैं, जिससे पौधों मतलब मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति होती है वो क्या होती है, वो बढ़ जाती है। अगले कुछ होते हैं जैसे कंपोस्टिंग एसिलरेटर, मतलब जो कंपोस्ट करते हैं उनको मिट्टी में मिलाते हैं। उन कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जैसे ट्राइकोडर्मा, लिग्नोटिक, ये सब क्या करते हैं, ये कंपोस्टिंग एसिलरेटर का काम करते हैं। कुछ जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये पौधों की वृद्धि को बढ़ाते हैं। जैसे कौन से, स्यूडोमोनास की जो प्रजातियां, कुछ प्रजातियां होती हैं वो क्या होती है, पौधों की वृद्धि में भी सहायक होती हैं। और ऐसे ही नील हरित शैवाल हमारा है। नील हरित शैवाल क्या करता है, ये एजोला का सहचारी है, जिससे दोनों को साथ में मिलाकर हम मिट्टी में जब प्रयोग करते हैं तो उनका जो है उर्वरा शक्ति और ज्यादा बढ़ जाता है। नील हरित शैवाल क्या होता है, ये जो है एक सूक्ष्म प्रोकैरियोटिक शैवाल होते हैं, जबकि एजोला क्या होता है, एक जलीय फर्न होता है। और इसी की वजह से जो इसमें जो है एक एनाबिना एक जो है एक साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है। कुछ दलहनी फसलें जैसे होती है, जैसे चना, मटर, सेम, अरहर, सभी की जो मूल ग्रंथिकाओं यानी कि उनकी जड़ों में कुछ विभिन्न प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में या नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहायक होते हैं। और धान के खेत में प्रायः जो है नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, और जिसकी पूर्ति मुख्यतः किसका यूज होता है, यूरिया का, नील हरित शैवाल का, एजोला आदि का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए मतलब धान की जब भी बुआई होती है तो उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन की
कमी हो जाती, उसकी पूर्ति करने के लिए यूरिया, नील हरित शैवाल, एजोला, इन सभी जो है इन सब जैव उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। तो आज हम बात करेंगे इसी पे आधारित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे जो कि एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और ये घटना चक्र के ही क्वेश्चन हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किनका उपयोग जैव उर्वरता के रूप में किया जाता है। ऑप्शंस हमारे हैं एजोला, नील हरित शैवाल, अल्फाल्फा। तो तीनों इन्हीं में से कूट नीचे दिए हुए हैं, इन्हीं का देखते हैं कि कौन कौन से उर्वरक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो एजोला हो गया, दूसरा हो गया हमारा नील हरित शैवाल। ये दोनों क्या है, ये जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, पहला और दूसरा, मतलब एजोला और नील हरित शैवाल। आगे देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्न में से कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है। तो देखते हैं राइजोबियम। राइजोबियम अभी हमने पीछे पढ़ा कि राइजोबियम क्या होता है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन जो कि मोस्टली किसमें पाए जाते हैं, जो हमारी दलहनी फसलें होती हैं उनकी जड़ों में ये पाए जाते हैं, जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। तो ये भी हो गया जैव उर्वरक के रूप में। नील हरित शैवाल ये भी जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है। एजोला भी जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक जैव उर्वरक का स्रोत है। ऑप्शंस हमारे हैं ईस्ट है, क्लोरेडा है, एजोला है और मोल्ड है। तो इसमें आप देख सकते हैं ईस्ट जो होता है क्या होता है, ईस्ट एक, ये भी एक फंगस है, क्लोरेडा फंगस है, मोल्ड भी एक फंगस है, लेकिन एजोला क्या है, एक जैव उर्वरक है जो उर्वरता बढ़ाने का कार्य करता है, मिट्टी की उर्वरता शक्ति को बढ़ाता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, एजोला। आगे देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला कह रहा है कि निम्न में से कौन एक जैविक उर्वरक है। ऑप्शंस हमारे यूरिया, 2,4-D, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या एजोला। तो इसमें जैविक उर्वरक हमें बताना है। तो जैविक उर्वरक में हमारा कौन सा आएगा, ऑप्शन डी, एजोला। देखिए क्वेश्चंस वही हैं, बस खाली उनका पूछने का तरीका थोड़ा सा बदल दिया गया, घुमा के पूछ लिया गया है, अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो तरीका बस खाली बदला हुआ है, बाकी जो है क्वेश्चन क्या है वही है। तो इसमें हमें क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, तब उसका हमें आंसर देना है। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। आगे देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है, मतलब इसमें नहीं पूछा गया कौन सा नहीं करता है। नॉस्टॉक ये भी करता है, एनाबिना ये भी करता है, एजोटोबैक्टर ये भी करता है, लेकिन हमारा जो माइकोराइजा होता है, ये जो हमारे बड़े पेड़ पौधे या वृक्ष होते हैं, और ये दूसरा कौन सा है, ये हमारे कवक है। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे को मतलब हम एक दूसरे को पोषण पहुंचाते हैं। तो ये सहजीविता का काम करते हैं, ना कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी, माइकोराइजा क्या करता है, ये जो है ये सहजीविता का कार्य करता है। आगे देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं। ऑप्शंस हमारा है दालें, चावल, गेहूं और गन्ना। तो आप अभी हमने आपको पीछे बताया है कि जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु होते हैं वो मोस्टली किसमें होते हैं, लेग्यूम से, जैसे कि जो हमारी दलहनी फसलें होती हैं उनकी जड़ों में पाए जाते हैं, जैसे कि अरहर हो गया, मटर, चना, सेम, ये सब क्या है, ये सब दलहनी फसलें हैं। तो उनकी जड़ों में क्या होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु होता है, जो कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, जिसका नाम कौन क्या है, राइजोबियम। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए, दालें। चलिए आगे देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पौधों के द्वारा ली जाने वाली नत्रजन का रूप है। ऑप्शंस हमारे हैं नाइट्रेट, नाइट्रिक अम्ल, क्लोराइड या
ऑक्साइड। तो इसमें जो नाइट्रेट है, नाइट्रेट क्या होता है? ये नाइट्रोजन का वह रूप है जो पौधों की वृद्धि और विकास के लिए सर्वाधिक उपयोगी होता है, और यह क्या होता है? जल में आसानी से घुल जाता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, नाइट्रेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है कि पशुओं, विशेषतः दुधारू गो के अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक है। ऑप्शंस हमारे हैं एजोस्पाइरिलियम, एजोला, एजेटोबैक्टर और राइजोबियम। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। ये क्या करता है? ये अगर 1.5 से 2 किलोग्राम अगर दुधारू पशुओं को दिया जाता है तो दुग्ध उत्पादन में लगभग 15 से 20% की वृद्धि हो जाती है। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, एजोला। आगे देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शंस हमारे नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल क्या है? जैव उर्वरक है, ये सही है। क्रायोसोपा माहो नियंत्रण में उपयोग होता है, ये भी सही है। बायो 901 सरसों का काइक्लोन है, ये भी सही है। लेकिन जो एजेटोबैक्टर है वो भी एक जैव उर्वरक है, ना कि जैव कीटनाशी है। जैव कीटनाशी ये नहीं है, जैव उर्वरक है। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? ऑप्शंस हमारे गेहूं, चना, धान, सरसों। तो आप देख ले, अभी हमने आपको पीछे ही डिस्कस किया था, जो धान की खेती होती है, धान की खेती के टाइम पे क्या होता है? उनमें जो है मिट्टी में जो है नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। तो उस कमी को पूरा करने के लिए क्या किया जाता है? नील हरित शैवाल का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्या? धान। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि नील हरित शैवाल का उपयोग नत्रजन आपूर्ति हेतु किया जाता है। पिछला ही क्वेश्चन बस खाली थोड़ा सा घुमाया हुआ है, जबकि वही है क्वेश्चन। तो इसमें हमारे ऑप्शंस बदल दिए गए हैं थोड़ा सा। बाजरा को, मक्का को, धान को या गेहूं को। पिछले क्वेश्चन में आपने देखा कि धान की खेती के टाइम पे क्या होता है, जो है उसमें नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। तो उसी की पूर्ति हेतु किसका? नील हरित शैवाल का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, धान। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। निम्न में के साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरक होता है। तो अभी हमने चैप्टर का थोड़ा सा डिस्कशन किया था, तो उसमें हमने बताया था कि एजोला जो होता है वो नील हरित शैवाल का एक सहचारी है, जिसे दोनों को मिलाकर अगर हम मिट्टी में, मृदा में उपयोग करते हैं तो उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, नील हरित शैवाल। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि एजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका सहचारी है। देखिए पिछले क्वेश्चन में हमने बता दिया आपको कि एजोला किसका सहचारी है? नील हरित शैवाल का। बस क्वेश्चन को बदल बदल के पूछा हुआ है, बस खाली उसको घुमा दिया गया है, बाकी सेम सेंस वही है, बस खाली आपको थोड़ा सा समझना है। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, नील हरित शैवाल। आगे देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि एजोला है एक, एजोला क्या है? जलीय फर्न है, जलीय एल्गी है, जलीय बैक्टीरिया है या कोई नहीं? तो इसमें एजोला क्या है? एक जलीय फर्न होता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, एजोला क्या है? एक जलीय फर्न है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है वह है। देखिए अभी पिछला क्वेश्चन कैसे पूछा कि जलीय फर्न किसको बोलते हैं, मतलब उसने पूछा कि एजोला क्या है, तो ऑप्शन दे दिया कि जलीय फर्न है, जलीय बैक्टीरिया है, क्या है? तो जलीय फर्न। दूसरा पूछ लिया कि जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है वह है साल्विनिया, एजोला, मार्सिलिया या टेरिडियम। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, एजोला क्या है? एक जलीय फर्न है। आगे देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? ऑप्शंस हमारे दिए गए हैं विषाणु, कवक,
प्रोटोजोआ या साइनोबैक्टीरिया। तो इसमें साइनोबैक्टीरिया या नील हरित शैवाल या ब्लू ग्रीन एल्गी को ही साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? साइनोबैक्टीरिया, जो कि जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। फसलोत्पादन में नत्रजन उपयोग क्षमता की वृद्धि की जा सकती है उर्वरक की मात्रा के बार बार प्रयोग द्वारा, नत्रजन अवरोधक के प्रयोग द्वारा, नत्रजन धीरे छोड़ने वाले उर्वरकों के प्रयोग द्वारा या उपरोक्त सभी के द्वारा। तो इसमें हम देखते हैं कि उर्वरक की मात्रा को बार बार प्रयोग किया जाना चाहिए, जिससे क्या है, उसकी उर्वरा शक्ति बनी रहती है। नत्रजन अवरोधक के प्रयोग द्वारा, अवरोधक का मतलब होता है जो नाइट्रोजन को फिक्स करके रखे मिट्टी में, उनको खत्म या उसकी कमी ना होने दे, तो ये भी सही है। या नत्रजन धीरे छोड़ने वाले उर्वरकों के प्रयोग द्वारा, जैसे ऐसे उर्वरक हम मिट्टी में डालें जो क्या करें, नाइट्रोजन को धीरे धीरे मिट्टी में छोड़ते हो, तो ये भी सही है। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है कि सोयाबीन में नत्रजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया है। ऑप्शन है राइजोबियम लेगुमिनोसेरम, राइजोबियम जैपोनिकम, राइजोबियम फेजियोलाई या राइजोबियम ट्राइफोलाई। तो इसमें राइजोबियम लेगुमिनोसेरम ये दलहनी फसलों में, और राइजोबियम जैपोनिकम जो होता है ये सोयाबीन में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, राइजोबियम जैपोनिकम क्या है? ये सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? ऑप्शन हमारे चना, मटर, सेब या धान। तो आप देख सकते हैं चना जो है ये भी दलहनी फसल है, मटर भी दलहनी फसल है और सेब भी दलहनी फसल है। तो इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन उनकी जड़ों में होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम होता है। लेकिन धान क्या होता है, धान के बुआई के टाइम पे उसमें क्या, उसमें नाइट्रोजन की कमी हो जाती। उस कमी को पूरा करने के लिए क्या करते हैं हम? ब्लू ग्रीन एल्गी या नील हरित शैवाल का प्रयोग करते हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, धान। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2,4-D है। 2,4-D है, 2,4-D क्या है? एक कीटनाशक है, एक विस्फोटक है, एक कवकनाशी है या एक खरपतवार नाशी है। तो इसमें हमारा जो 2,4-D होता है, 2,4-D का पूरा नाम होता है 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड। 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड इसका पूरा नाम होता है, जो कि क्या करता है, ये जो है एक पादप हार्मोन है जिसका उपयोग खरपतवार नाशी के रूप में किया जाता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, एक खरपतवार नाशी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कंपोस्ट के संदर्भ में सही नहीं है? ऑप्शंस हमारे हैं, इनमें जैव निम्नीकरण कचरे का अपघटन गड्ढे में होता है, ये सही है। इसमें कार्बनिक पदार्थ तथा पोषक तत्व अधिक मात्रा में होते हैं, ये भी सही है, कंपोस्ट खाद का। तीसरा है कि गड्ढों में अपशिष्ट पदार्थों की निम्नीकरण प्रक्रिया को केंचुए धीमा कर देते हैं, ऐसा नहीं होता, ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन डी है कि निम्नीकृत होने वाले पदार्थों में कृषि अपशिष्ट पदार्थ जैसे पशुओं के मल मूत्र, सब्जियों के अपशिष्ट आदि होते हैं, तो ये भी सही है। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, जो कि ये सही नहीं है। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन सी, केंचुए जबकि क्या करते हैं, मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन सी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।